Hello everyone, this is Priya. Today we will start class 9th History Chapter 2 Socialism in Europe and the Russian Revolution. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर 1 को रिकॉल कर लेते हैं। उसमें हमने देखा था कि पीपल को 3 स्टेट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेट। जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थे वो थर्ड स्टेट के लोगों को बहुत परेशान करते थे। तो अब किसी को परेशान किया जाएगा तो उसे गुस्सा आएगा ही ना। तो थर्ड स्टेट के पीपल को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने फ्रांस में कर दिया रेवोल्यूशन, क्योंकि थर्ड स्टेट के पीपल को चाहिए थी फ्रीडम, इक्वालिटी और फर्टेनिटी। अब इस सब को देखते हुए लोगों को ये आइडिया भी लग गया कि जब ये सब कुछ हो सकता है तो फ्रांस में सोसाइटी में चेंजेस भी आ सकते हैं, तो क्यों ना सोसाइटी में चेंजेस लाए जाएं। अब देखेंगे हम इस चैप्टर में कि यूरोप में सोशलिज्म कैसे आया। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पोर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूँ। यहाँ पे जो पीपल्स रहते थे वो 3 पार्ट में डिवाइड थे, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। लिबरल्स चाहते थे कि सोसाइटी में चेंज हो, लोग एक साथ रहें और कोई भी राजा का रूल नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट ही रूल करे पूरी कंट्री पे और गवर्नमेंट को भी पीपल इलेक्ट करें। गवर्नमेंट जो भी काम करे वो लोगों की अच्छाई के लिए ही काम करे। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी कि जो वोट दिए जाते थे ना वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे नहीं थे, मतलब कि सभी को राइट नहीं था वोट देने का। उसी पर्सन को राइट था वोट देने का जिसके पास प्रॉपर्टी हो, और वो भी ओनली मैन। वीमेंस को यहाँ पर अलाउड नहीं किया जाता था वोट देने के लिए। अब हम देखेंगे कि जो रेडिकल पीपल थे उनकी थिंकिंग कैसी थी। रेडिकल्स चाहते थे कि जो भी गवर्नमेंट बने कंट्री में वो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन के बेसिस पे बने, मतलब ज़्यादातर लोग जिसको वोट दें उसी की गवर्नमेंट बननी चाहिए। रेडिकल्स जो थे वो ग्रेट लैंड ओनर्स और फैक्ट्री ओनर्स के ऑपोजिट थे। वो नहीं चाहते थे कि इनको सारी प्रिविलेजेस मिले, ये चाहते थे कि सभी में जो लैंड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो। ऐसा नहीं है कि एक ही पर्सन को सारा लैंड दे दिया तो ऐसे तो एक ही पर्सन रिच हो जाएगा ना। तो ये चाहते थे कि ये सब चीज़ें हट जाएं। बात की जाए अगर वोट की तो ये चाहते थे कि विमेंस को भी राइट मिलना चाहिए वोट देने का। नेक्स्ट कंजर्वेटिव्स, ये नहीं चाहते थे कि ज़्यादा चेंजेस आए। ये बोलते थे ठीक है अगर चेंजेस लाने भी हैं सोसाइटी में तो थोड़ा धीरे धीरे लाओ ना, इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो। ये मोनार्की और नोबिलिटी को सपोर्ट करते थे, मतलब देखा जाए तो इनके मन में नहीं था कि कुछ भी चेंजेस आए कंट्री में। इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, ये टाइम था जब न्यू सिटीज आने लगी, न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन बनने लगे, रेलवे एक्सपैंड होने लगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने लगा। तो इंडस्ट्रीज बहुत सारी हो गई थी, तो जो मैन, वीमेन, चिल्ड्रंस थे वो फैक्ट्रीज में काम किया करते थे। फैक्ट्री में लोगों के साथ बहुत ही गलत होता था, लॉन्ग आवर्स तक, मतलब कि बहुत देर तक काम करवाया जाता था, लेकिन उनको सैलरी, वेजेस बहुत कम दिए जाते थे। हाउसिंग और सैनिटेशन की प्रॉब्लम भी होने लगी, मतलब कि रहने के लिए उन्हें ढंग से घर नहीं मिल रहा था, साफ सफाई, साफ सुथरा नहीं मिल रहा था आसपास। तो ये सारी प्रॉब्लम भी फेस कर रहे थे लोग। तो लिबरल्स और रेडिकल्स ने जब ये देखा तो उन्होंने सोचा कि यार ये तो इन लोगों के साथ गलत हो रहा है। जब वर्कर्स और मतलब जो पीपल है उन्होंने देखा कि लिबरल और रेडिकल इनका सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो फिर ये लोग इन लोगों के साथ आ गए, लिबरल और रेडिकल्स के साथ। और लिबरल और रेडिकल्स ने सोचा कि क्यों ना अब रेवोल्यूशन लाया जाए, अब हंगामा करने का वक्त आ गया है। और फ्रांस, इटली, जर्मनी, रशिया जैसी कंट्री में रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। इनका बस एक ही एम था कि यूरोप से
मोनार्की सिस्टम हटा दिया जाए, किसी भी एक पर्सन के पास पूरी पावर नहीं होनी चाहिए। द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। मिड 19th सेंचुरी में यूरोप में सोशलिज्म लोगों को बहुत ही अट्रैक्ट करने लगी, क्योंकि सोशलिज्म का मतलब होता है कि सभी लोगों को इक्वल राइट मिलना चाहिए, चाहे वो प्रॉपर्टी ही क्यों ना हो, सभी को सोसाइटी में इक्वालिटी मिलनी चाहिए। किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के पास पूरी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। जो पर्सन सोशलिज्म को फॉलो करते थे उन्हें बोला जाता था सोशलिस्ट। तो जो भी सोशलिस्ट थे वो अगेंस्ट थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के। प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब कि एक ही पर्सन के पास पूरी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, सभी लोगों में इक्वल प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, क्योंकि इन्हें लगता था कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के ओनर हैं तो वो तो प्रॉफिट कमा लेते हैं, लेकिन उस प्राइवेट प्रॉपर्टी पे जो काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो वर्कर काम कर रहे हैं उस फैक्ट्री में, जो उस प्राइवेट प्रॉपर्टी पे, उनके बारे में भी तो सोचो। ये थोड़ी ना है कि जिसकी प्रॉपर्टी है वो अपना प्रॉफिट लेके चलता बना, ऐसा नहीं होना चाहिए। काफ़ी सारे सोशलिस्ट ने भी अपने आइडिया शेयर किए कि सोशलिस्ट सोसाइटी कैसी होनी चाहिए। जैसे कि रॉबर्ट ओवन ने बोला कि कोऑपरेटिव कम्युनिटी होनी चाहिए, लोगों को एक साथ काम करना चाहिए और लोगों के काम के अकॉर्डिंग उन्हें प्रॉफिट मिलना चाहिए। जो ज़्यादा काम करेगा उसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए और जो कम काम करेगा उसे कम प्रॉफिट मिलना चाहिए। नेक्स्ट, लुइस ब्लैंक ये भी चाहते थे कि कोऑपरेटिव कम्युनिटी बने, लेकिन गवर्नमेंट एनकरेज करे सबको और कैपिटलिस्ट को हटाया जाए। कैपिटलिस्ट वो लोग थे जिनकी खुद की प्रॉपर्टी होती थी और सारा प्रॉफिट खुद ही ले लेते थे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ज़्यादा काम करे उसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। इनका भी कहने का मतलब यही था। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ये दोनों भी यही बोलते थे कि कैपिटलिस्ट हट जाना चाहिए, कैपिटलिज्म नहीं होना चाहिए कंट्री में, सभी लोगों को उनके काम के अकॉर्डिंग प्रॉफिट मिलना चाहिए। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। 1870s तक पूरे यूरोप में सोशलिज्म के आइडियाज स्प्रेड हो गए। फिर सोशलिस्ट ने एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई जिसका नाम था सेकंड इंटरनेशनल। इस बॉडी की हेल्प से सारे सोशलिस्ट एक दूसरे के आइडिया को शेयर करते थे। डिफरेंट कंट्रीज में भी ऐसी एसोसिएशन और पार्टीज फॉर्म होने लगी, जैसे कि जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ब्रिटेन में लेबर पार्टी और फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी। दुख की बात तो ये थी कि सोशलिस्ट पार्टी इतनी सारी बन तो गई यूरोप में डिफरेंट कंट्रीज में, लेकिन किसी भी कंट्री में गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हुई सोशलिस्ट की। गवर्नमेंट बनी तो बस लिबरल, रेडिकल और कंजर्वेटिव्स की। लेकिन एक कंट्री थी जहाँ पे सोशलिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट बनी और उस कंट्री का नाम था रशिया। तो अब हम देखेंगे द रशियन रेवोल्यूशन। अरे चिंटू बेटा, तुम अपना सर क्यों खुजला रहे हो? मैम, मैं ये सोच रहा हूँ कि रशिया में सोशलिस्ट गवर्नमेंट कैसे फॉर्म हुई होगी और रशिया में कैसे रेवोल्यूशन हुआ होगा। मोनार्की गवर्नमेंट मतलब कि राजा का रूल कैसे खत्म हुआ होगा। यही तो इंटरेस्टिंग स्टोरी है चिंटू बेटा इस चैप्टर की। चलते हैं हम 1914 में। द रशियन एम्पायर इन 1914। 1914 में पूरे रशिया पे राज किया करता था जार निकोलस II। जार यहाँ पे किंग को बोला जाता था। उस टाइम रशिया बहुत बड़ा हुआ करता था। मॉस्को की जो टेरिटरी थी उसके साथ साथ जो आज की जो कंट्रीज है, जैसे कि फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, ये सारा रशिया में आया करता था। कुछ सेंट्रल स्टेट्स एशिया के जैसे कि जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, ये सब रशिया के पार्ट थे उस टाइम में। तो अब आप सोच सकते हो कि रशिया कितना बड़ा था। रशिया में बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते थे, जैसे कि प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट, कैथोलिक्स, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल थे ना वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे। इकोनॉमी एंड सोसाइटी, रशिया में 85% पीपल एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे। अगर और कंट्री से कंपैरिजन किया जाए तो रशिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डिपेंड थी एग्रीकल्चर पे, जैसे कि जर्मनी में ओनली 50% थी, फ्रांस में ओनली 40% पीपल एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे। बात करें अगर इंडस्ट्री की तो रशिया में बहुत ही कम इंडस्ट्री थी। मेन इंडस्ट्रियल एरिया था सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को। 1890s में
बहुत सारी फैक्ट्री सेटअप होने लगी, रशिया में रेलवे नेटवर्क भी एक्सटेंड होने लगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी होने लगी इंडस्ट्रीज में। तो इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी इंक्रीज होने लगा, जैसे आयरन और स्टील। यहाँ के जो वर्कर्स थे वो सोशल ग्रुप में डिवाइडेड थे, मतलब कि जो मेटल वर्कर्स थे वो बाकी वर्कर्स के कंपैरिजन में अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते थे क्योंकि उनको काफ़ी कुछ आता था। इट मीन्स कि जो वर्कर्स थे वो स्किल के बेसिस पे डिवाइड होते थे। 1914 में फैक्ट्री में 31% वीमेन काम करती थी, लेकिन इनको ना मैन के कंपैरिजन में कम ही पैसा मिलता था। बट यहाँ पे ना वर्कर्स में बहुत यूनिटी थी। अगर कोई भी एम्प्लॉयर वर्कर्स को परेशान करता था तो सारे वर्कर्स इकट्ठे होकर स्ट्राइक कर देते थे एम्प्लॉयर्स के अगेंस्ट, या अपना काम स्टॉप कर देते थे। बात करी जाए अगर कंट्री साइड की, विलेज वाले एरिया की, तो यहाँ पे पीजेंट एग्रीकल्चर का काम करते थे, लेकिन इन बेचारों का लैंड ही नहीं होता था, और किसी का होता था तो बहुत कम होता था क्योंकि सारा लैंड तो नोबिलिटी, क्राउन और ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास था। सबसे ज़्यादा पीजेंट को नोबिलिटी से नफरत थी क्योंकि उनको ये लगता था कि नोबिलिटी जो है ना, इन्होंने ही पूरा लैंड हड़प रखा है, ये लैंड तो हमारा है क्योंकि हम एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं यहाँ पे। बहुत बार तो जो पीजेंट थे वो नोबल्स को मना करते थे कि हम तुम्हें रेंट नहीं देंगे और ज़्यादा हमें परेशान कराना तो हम तुम्हारा मर्डर कर देंगे, इसलिए हमसे कम पंगे लो। सोशलिज्म इन रशिया। 1914 से पहले रशिया में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी सबको इलीगल माना जाता था। तो 1898 में ना सोशलिस्ट ने, जो कार्ल मार्क्स के आइडिया से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, उन्होंने एक पार्टी बनाई, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। इस पार्टी ने काफ़ी कुछ सेटअप किया जैसे कि न्यूज़पेपर, मोबिलाइज्ड वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइज्ड स्ट्राइक्स। ज़्यादातर सोशलिस्ट ने देखा कि पीजेंट ज़्यादा एक्टिव है वर्कर के कंपैरिजन में, तो क्यों ना पीजेंट की भी एक पार्टी बना दी जाए। तो 1900 में सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी फॉर्म हुई। लेकिन लेनिन इस सब चीज़ों के अगेंस्ट थे। वो कहते थे पीजेंट का जो तुमने एक ग्रुप बना रखा है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको सोशलिस्ट मूवमेंट में इंक्लूड नहीं करना चाहिए क्योंकि काफ़ी सारे पीजेंट पुअर भी हैं इसमें और रिच भी हैं, मतलब सबको इंक्लूड किया गया है। काफ़ी सारे लेबर भी हैं इसमें और कैपिटलिस्ट भी हैं, तो ऐसे थोड़ी ना होना चाहिए। अब रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, बोल्शेविक और मेंशेविक। जो लेनिन थे वो बोल्शेविक को सपोर्ट करते थे और सोचते थे कि इनकी जो पार्टी है वो काफ़ी डिसिप्लिन होनी चाहिए और इसमें जो मेंबर होंगे ना उनमें काफ़ी अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। लेकिन मेंशेविक के साथ ऐसा नहीं था, उनकी जो पार्टी थी वो सबके लिए ओपन थी, मतलब कोई भी पार्टिसिपेट ले सकता है, कोई भी सपोर्ट कर सकता है उनकी पार्टी को। अ टर्बुलेंट टाइम द 1905 रेवोल्यूशन। रशिया में ऑटोक्रेसी थी। ऑटोक्रेसी मतलब होता है एक पर्सन के हाथ में पूरी कंट्री का कंट्रोल। वहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कोई पार्लियामेंट नहीं, बस चल रही है तो बस एक ही पर्सन की और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इन सब चीज़ों से रशिया में सभी लोग बहुत परेशान थे कि ज़ार के हाथ में सारी पावर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी लोग इतने ज़्यादा परेशान थे, चाहे वो लिबरल हो, चाहे सोशल डेमोक्रेट्स हो, सोशलिस्ट, रेवोल्यूशनरीज, मतलब सभी लोग डिमांड कर रहे थे कि हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। इवन जो नेशनलिस्ट थे और जो जादिस्ट थे, जादिस्ट मतलब होता है जो मुस्लिम थे, वो अपने इस्लाम को मॉडर्नाइज करना चाहते थे। तो इस वजह से वो भी इन लोगों को सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ भाई कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और किंग का रूल ख़त्म हो जाना चाहिए यहाँ से। ऑटोक्रेटिक रूल के साथ साथ रशिया की बैड कंडीशन हो गई थी इकोनॉमिक की, क्योंकि 1904 में ना रशिया की जापान के साथ लड़ाई भी हुई थी। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई थी। जो गुड्स थे, सामान थे, उनकी प्राइसेस इतनी ज़्यादा हो गई थी कि लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी खरीदने में, क्योंकि लोगों की अर्निंग तो इतनी थी नहीं, अर्निंग तो इंक्रीज़ हो ही नहीं रही थी। जितने वो पैसे कमा रहे थे उसी में उनको गुजारा करना था। तो वर्कर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि यार ये तो सैलरी तो इंक्रीज़ कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन मार्केट में जाओ तो महंगाई इतनी ज़्यादा है, तो हम सामान कैसे खरीदें। एक दिन क्या हुआ कि जो रशियन वर्कर की असेंबली थी ना, उसमें से 4 मेंबर को हटा दिया गया, पुटिलोव आयरन वर्क्स मतलब जो इंडस्ट्री थी उसमें से। तो अब बाकी सारे वर्कर्स भड़क पड़े कि ऐसा कैसे कर दिया, वर्कर्स के साथ इतना अन्याय, वैसे भी तुमने हमारी जो सैलरी है वो तो इंक्रीज करी नहीं है,
ऊपर से महंगाई इतनी ज़्यादा है और अब तुम वर्कर्स को भी निकाल रहे हो इंडस्ट्रीज वाले। गुस्से में 10,000 वर्कर्स सैंट पीटर्सबर्ग में स्ट्राइक करने लगे और डिमांड करने लगे कि हम इतने घंटे तक काम नहीं करेंगे, हमारी वर्किंग आवर्स कम करो और हमारे वेजेस इंक्रीज करो, हमारी वर्किंग कंडीशन इम्प्रूव करो। ये सब देख के तो मुझे लग रहा है कि अब रशिया में हंगामा होने वाला है जिसको कोई नहीं रोक पाएगा। ब्लडी संडे, खूनी संडे, सुनने से ही आपको लग रहा होगा नाम कि यहाँ पर कुछ खतरनाक इवेंट हुए हैं। तो सही सुना है आपने, जब वर्कर्स को गुस्सा आया तो उन्होंने मचा दी तबाही। फादर गैपॉन एक पर्सन थे, उन्होंने बोला चलो वर्कर्स इकट्ठे हो जाओ और अब हम करेंगे हंगामा और चलते हैं राजा के महल पे जिसका नाम है विंटर पैलेस, क्योंकि ये राजा ही है सारे फसाद की जड़। अगर यही स्टेप ले ले, यही हमारी भलाई के लिए सोच ले तो क्या मजाल हो सकती है फैक्ट्री वालों की हम वर्कर्स को परेशान करने की। अब जोश जोश में वर्कर्स चले तो गए, लेकिन वहां पर देखा तो राजा की जो पुलिस थी, कोसैक थे, कोसैक मीन्स होता है रशियन मिलिट्री मैन, तो वो सारे अटैक करने लगे वर्कर्स के ऊपर और 100 वर्कर्स मारे गए, 300 जो वर्कर्स थे वो घायल हो गए। ये सब कुछ 22 जनवरी 1905 में हुआ और इसे ही बोला जाता है ब्लडी संडे। इस इंसिडेंट की वजह से ही 1905 का रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ और अब सभी जगह पे स्ट्राइक स्टार्ट हो गई, यूनिवर्सिटी क्लोज होने लगी, स्टूडेंट्स जो है वो सड़कों पे उतर आए और कंप्लेन करने लगे कि सिविल लिबर्टीज नहीं है यहाँ पर। लॉयर्स, डॉक्टर, इंजीनियर, मिडिल क्लास वर्कर्स सभी लोग डिमांड करने लगे कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए हमारी कंट्री में। ये सारा रेवोल्यूशन देख के जार ने सोचा कि लगता है अब मुझे इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बनानी ही पड़ेगी, जिसे रशिया में ड्यूमा बोला जाता है। वैसे देखा जाए तो इस जार को पता नहीं क्या मजा आया लोगों को परेशान करने में। अरे पहले ही पार्लियामेंट बना देता तो लोगों को इतनी प्रॉब्लम क्यों होती। इन्होंने ड्यूमा तो बना दिया, लेकिन जो फर्स्ट ड्यूमा था ना वो 75 डेज में ही डिसमिस हो गया था और विद इन 3 मंथ्स में ही री इलेक्ट किया गया सेकेंड ड्यूमा। ये नहीं चाहते थे कि इनकी पावर को कोई छीने या इनकी पावर रिड्यूस हो, तो इन्होंने थर्ड ड्यूमा जो स्टार्ट किया उसमें काफ़ी सारे चेंजेस लेकर आइए। जो लिबरल्स और रेवोल्यूशनरीज थे उनको पार्टिसिपेट ही नहीं करने दिया इसमें, ओनली जो कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस थे ना वो ही वोट कर सकते थे इसमें। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर, 1914 में हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और इसमें थी यूरोप की काफ़ी सारी कंट्रीज। एक ग्रुप में थे जर्मनी, टर्की, ऑस्ट्रिया जिसे बोला जाता था सेंट्रल पावर्स, और दूसरी तरफ थे फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया। इस वॉर को वर्ल्ड वॉर इसलिए बोला गया क्योंकि ये जो कंट्रीज थी इन्होंने सभी जगह, सभी मतलब पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज थी सब पे अपना कब्जा कर रखा था, कॉलोनीज बना रखी थी। तो इस वजह से इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये वर्ल्ड वॉर ही तो हुआ। स्टार्टिंग में तो रशिया के लोगों ने जार को बहुत सपोर्ट किया। इवन जो सैंट पीटर्सबर्ग एक जर्मन नेम था उसे चेंज करके पेट्रोगेट किया, तो ये सभी लोग सपोर्ट में थे कि हाँ चलो ठीक किया है। लेकिन धीरे धीरे जब वॉर और ज़्यादा बढ़ने लगा तो लोगों को प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि जो जार था वो इंटरेस्ट ही नहीं दिखाता था। जो ड्यूमा बनाया था उसमें कोई कंसल्टेशन नहीं हो रहा था और जो एडवाइज़र था जार का रासपुतिन, उसको कोई मतलब एडवाइस देने का उसे कोई भी एक्सपीरियंस ही नहीं था, एकदम पुअर एडवाइज़र था। और जो रानी थी जरीना अलेक्जेंड्रा वो जर्मन की थी, मतलब जर्मनी की थी। तो सब लोगों को लगता था यार जर्मनी की रानी है तो फिर राजा कैसे लड़ सकता है जर्मनी से। 1914 और 1916 के बीच में रशियन आर्मी बहुत बुरी तरीके से हार चुकी थी जर्मनी और ऑस्ट्रिया से। इस वजह से 7 मिलियन पीपल की डेथ भी हो गई थी और 3 मिलियन पीपल ने तो अपने घर ही लॉस कर दिए थे, मतलब वो बेघर हो गए थे। और क्रॉप भी डिस्ट्रॉय हो गई थी, बिल्डिंग्स भी डिस्ट्रॉय हो गई थी, रेलवे लाइन भी टूट गई थी
और वर्कर्स जो थे वो एज अ आर्मी काम कर रहे थे, तो इस वजह से जो गुड्स थे उनकी सप्लाई भी स्टॉप हो गई थी। बहुत सारी फैक्ट्री क्लोज हो गई थी इस वजह से, क्योंकि वर्कर्स ही नहीं होंगे तो फैक्ट्री कैसे चलेगी। फूड की भी शॉर्टेज होने लगी थी, क्योंकि सारा का सारा फूड तो आर्मी के लिए चले जाता था, लोगों के लिए बचता ही नहीं था। द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्रेड। 1917 में रशिया में बहुत ठंड पड़ी। जो रशिया की कैपिटल थी पेट्रोग्रेड, वहाँ पर एक रिवर थी नेवा, और इसके राइट में लोकेटेड थे जितने भी वर्कर्स के क्वार्टर्स थे, फैक्ट्रीज थी लोकेटेड थी, और लेफ्ट में फैशनेबल एरिया था जैसे कि विंटर पैलेस, ऑफिशियल बिल्डिंग्स, और जहाँ पे ड्यूमा की मीटिंग होती थी। फरवरी 1917 में फूड की शॉर्टेज होने लगी वर्कर क्वार्टर्स में। इतना ही नहीं, 22 फैब को तो लॉकआउट ही हो गया फैक्ट्रीज का, मतलब फैक्ट्रीज बंद कर दी गई। अब वर्कर्स के लिए कुछ काम भी नहीं था, तो वो कमाएं कैसे और फिर वो खाएं कैसे। तो सारे के सारे वर्कर्स राइट बैंक से लेफ्ट बैंक की साइड आने लगे। 50 फैक्ट्रीज के वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी। बहुत सारी फैक्ट्रीज में तो वीमेन ने भी पार्टिसिपेट लिया इस स्ट्राइक में, इसलिए इसे उस टाइम पे इंटरनेशनल वीमेंस डे भी बोला गया। अब जो डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स थे, डेमोन्स्ट्रेटिंग मीन्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो वर्कर्स नेवेसिकी प्रोस्पेक्ट, ये एक जगह का नाम था, यहाँ पे पहुँच गए स्ट्राइक करते करते, प्रोटेस्ट करते करते। ये जो डेमोन्स्ट्रेटर थे, जो प्रोटेस्टर थे, वर्कर्स थे, वो लोग मतलब प्रोटेस्ट करते करते जो फैशनेबल क्वार्टर्स, मतलब जो बड़े बड़े जो अमीर लोगों के घर थे, ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी, उनको पूरा इन्होंने घेर लिया चारों तरफ से। तो ये देखते हुए ना गवर्नमेंट ने कर्फ्यू इम्पोज कर दिया, कर्फ्यू लगा दिया। अब बेचारों को जाना पड़ा शाम को, इवनिंग में, लेकिन ये लोग हार का मानने वाले थे। 24 और 25 को ये दोबारा से आए, दोबारा से प्रोटेस्ट किया। ये सब देख के गवर्नमेंट ने कहा कैवलरी और पुलिस को कि तुम लोग इन पे नज़र रखो, कहीं ये अटैक ना कर दें। और 25 फरवरी संडे को गवर्नमेंट ने ड्यूमा भी सस्पेंड कर दी। ये सब देख के पॉलिटिशियन भी भड़क गए और कहा कि अरे ये राजा पागल हो गया क्या, ड्यूमा को भी सस्पेंड कर दिया। अब हमें डेमोन्स्ट्रेटर के साथ में, मतलब वर्कर्स के साथ में मिलके राजा के अगेंस्ट कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो इन्होंने डेमोन्स्ट्रेटर के साथ मिलके पुलिस हेडक्वार्टर पे अटैक कर दिया और स्लोगन भी स्टार्ट कर दिए, ब्रेड, वेजेस, बेटर आर्ट्स और डेमोक्रेसी को लेके, कि ये सारी चीज़ें हमारी कंट्री में आनी चाहिए। जब गवर्नमेंट ने देखा तो उसने कैवलरी को आदेश दिया कि जाओ और इन पे फायर कर दो। लेकिन जो कैवलरी थी, जो सोल्जर्स थे, उन्होंने मना कर दिया राजा से कि हम अटैक नहीं करेंगे वर्कर्स के ऊपर, उनकी क्या गलती है। और सोल्जर्स मिल गए वर्कर्स के साथ और उन्होंने अपनी एक सोवियत बना ली जिसका नाम रखा पेट्रोग्रेड सोवियत। और आज से ये हम लोगों का ग्रुप होगा, हम राजा के अगेंस्ट हैं, हम राजा से परेशान हैं, राजा को हटाओ। नेक्स्ट ही जो मिलिट्री के कमांडर्स थे, उन्होंने एडवाइस किया राजा के पास जाके कि राजा तुम्हें अब हट जाना चाहिए। तो राजा ने कहा ठीक है भाई, मैं हट जाता हूँ। 2 मार्च 1917 को राजा ने अपना पद त्याग दिया। अब राजा राजा नहीं रहा। अब पेट्रोग्रेड सोवियत जो सोल्जर और वर्कर ने मिलके बनाई थी, उन्होंने ड्यूमा के साथ मिलके एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बना ली। अब ये प्रोविजनल गवर्नमेंट ही पूरी कंट्री को रन करने लगी। प्रोविजनल गवर्नमेंट में ज़्यादातर आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ऑनर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट थे। जब बोल्शेविक लीडर लेनिन 1917 अप्रैल में आए तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि अब कोई वॉर नहीं होनी चाहिए और पीजेंट को उनका लैंड ट्रांसफ़र कर देना चाहिए और बैंक को नेशनलाइज कर देना चाहिए। और जो बोल्शेविक पार्टी है ना, उसका नाम चेंज करके कम्युनिस्ट पार्टी हो जाना चाहिए। बोल्शेविक के जो लीडर हैं, उन्होंने देखा कि प्रोविजनल गवर्नमेंट में तो कोई वर्कर लीडर है ही नहीं, सारे आर्मी ऑफिशियल, लैंड ऑनर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट को ही लीडर बनाया हुआ है। तो ऐसे जो वर्कर्स हैं, सोल्जर्स हैं, उनकी डिमांड कौन कंप्लीट करेगा? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो वर्कर्स है वो भड़क पड़े, उन्होंने मतलब कमेटी बनाने स्टार्ट कर दी। फैक्ट्री में कमेटीज़ बनने लगी, सोल्जर्स कमेटीज़ बनने लगी, ट्रेड यूनियंस बनने लगे, वर्कर्स की मूवमेंट स्टार्ट हो गई। सब लोग जो हैं वो प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट होने लग गए। ये सब देखकर प्रोविजनल गवर्नमेंट ने सोचा कि जो भी हमारे अगेंस्ट आएगा उसको हम अरेस्ट करके जेल में डाल देंगे। तो जो भी प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाता उसे अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता। ये सब देख के बाकी जो वर्कर्स है वो भी भड़क पड़े कि अरे ऐसे कैसे तुम अरेस्ट करके डाल दे रहे हो जेल में, ये कोई बात होती है। नेक्स्ट
द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। 16 अक्टूबर 1917 में लेनिन ने पेट्रोग्रेड सोवियत को अपने साथ कर लिया कि चलो हम दोनों मिलके एक कमेटी बनाएंगे, और मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी बनाई गई जिसके हेड थे लियोन ट्रॉट्स्की। अब ये सब लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन लड़ाई कब होगी इसकी डेट सीक्रेट रखी गई। फाइनली 24 अक्टूबर को लड़ाई स्टार्ट हो ही गई। तो जो प्राइम मिनिस्टर थे केरेंस्की, उन्होंने अपने ट्रूप से कहा कि अटैक कर दो इन लोगों पे। तो जो मिलिट्री मैन थे उन्होंने बोल्शेविक की 2 बिल्डिंग जो न्यूज़पेपर की थी उन्हें सीज कर दिया। अरे इन्होंने तो ऐसा पंगा ले लिया जैसे कि शेर के मुंह में हाथ डालना। अब बोल्शेविक इनको नहीं छोड़ेगा। बोल्शेविक ने कहा हमसे पंगा। तो जो मिलिट्री रेवोल्यूशन कमेटी थी उन्होंने ऑर्डर किया कि जाओ और गवर्नमेंट ऑफिस को सीज कर दो, मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर लो। अब तो हंगामा खड़ा हो गया। अब तो लड़ाई आमने सामने की थी, तो प्रोविजनल गवर्नमेंट को हाथ धोना ही पड़ा बोल्शेविक के आगे, और बोल्शेविक ने ये वॉर जीत ही लिया फाइनली। व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर? अब सारी पावर बोल्शेविक के हाथ में आ गई थी, तो इसने ज़्यादातर बैंक को नेशनलाइज कर दिया, ज़्यादातर इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया, लैंड को डिक्लेयर कर दिया कि सोशल प्रॉपर्टी होगी, और इसने जो आर्मी की यूनिफॉर्म थी उसे भी चेंज किया और एक सोवियत हैट बनाई आर्मी के लिए। जो पीजेंट थे उन्हें भी बोला, अलाउ कर दिया कि हाँ जो नोबिलिटी की लैंड है वो तुम छीन सकते हो, ले सकते हो। बोल्शेविक पार्टी का भी नाम चेंज करके रशियन कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया। नवंबर 1917 में बोल्शेविक ने सोचा कि चलो इलेक्शन करवाए जाए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वैसे भी जीतना तो हमें ही है। लेकिन ये हार गया, और जब ये हारे तो इन्होंने असेंबली को डिसमिस ही कर दिया जनवरी 1918 में कि अरे कोई इलेक्शन वगैरह कुछ नहीं माना जाएगा, सारी पावर हमारे हाथ में है। वैसे ही बोल्शेविक ने ठीक नहीं किया लोगों के साथ। पूरे रशिया में 1 पार्टी स्टेट बन गया, बस बोल्शेविक ही बोल्शेविक। और इन्होंने कहा कि अगर किसी ने भी बोल्शेविक के अगेंस्ट आवाज़ उठाई तो उसे सीक्रेट पुलिस भून देगी गोलियों से। द सिविल वॉर। बोल्शेविक ने इतना अत्याचार मचा दिया था कि लोगों को फाइनली सिविल वॉर करना ही पड़ा। अब ये सिविल वॉर 3 टाइप के लोगों के बीच में हुआ। रेड्स, जिन्हें बोल्शेविक बोला जाता था, जो लेनिन के सपोर्टर थे। ग्रीन, जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी थे, जो पीजेंट थे। वाइट, जो राजा को याद करते थे कि यार राजा ही सही था। ये 3 टाइप के पीपल एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते थे, इसलिए हुई थी सिविल वॉर। वाइट्स और जो ग्रीन थे ना, उनको बाकी कंट्री भी सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यार सोशलिज्म अगर आ गया रशिया में तो कल को हमारी कंट्री में भी आएगा, हमारी कंट्री के लोग भी बोलेंगे कि हमारी कंट्री में भी सोशलिज्म होना चाहिए। तो इस वजह से वाइट्स और ग्रीन को सपोर्ट करते हैं और रेड को हरा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वाइट्स और ग्रीन हार गए और रेड्स जो बोल्शेविक थे वो जीत गए। जनवरी 1920 तक बोल्शेविक के हाथ में दोबारा से कंट्रोल आ जाता है रशिया का। मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी। अब बोल्शेविक ने सोचा कैसे हमारी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ हो, मतलब हमारी कंट्री में पैसा आए। फिर बोल्शेविक ने सोचा कि क्यों ना अपनी कंट्री में कुछ रिफॉर्म लाया जाए। तो इन्होंने 5 ईयर प्लान बनाए कि 5 ईयर में हम क्या क्या इम्प्रूवमेंट करेंगे रशिया में। फर्स्ट 2 प्लान में गवर्नमेंट ने जो प्राइस थे सभी चीज़ों के वो फिक्स कर दिए, जिससे कि जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। इस वजह से इंडस्ट्री भी डेवलप हुई, न्यू सिटीज़ भी डेवलप हुई। इट मीन्स ये जो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग थी इसकी वजह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो काफ़ी अच्छे से हुई थी रशिया में, क्योंकि इसकी वजह से एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम भी डेवलप हुआ, क्रेचेस बनी और चीप पब्लिक हेल्थ केयर प्रोवाइड किया गया। बट ये सारी फैसिलिटीज़ अनइवन थी, मतलब सभी लोगों को बराबर नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज थे वो बहुत लिमिटेड थे। स्टैलिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। 1927 और 28 आते आते रशिया में बहुत ज़्यादा फूड ग्रेन की प्रॉब्लम आने लगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो फिक्स प्राइस कर दिए थे ग्रेन के, बट जो पीजेंट थे उन्होंने मना कर दिया कि हम इस प्राइस में तो नहीं बेचेंगे, हमें हाई प्राइस में ग्रेन बेचना है। लेनिन की डेथ के बाद स्टालिन आए थे, तो स्टालिन ने
कुछ इमरजेंसी मेजर्स लिए ग्रेन को लेके। उन्होंने सोचा कि यार ये जो रिच पीजेंट है ना, ये बदमाशी कर रहे हैं, ये जानबूझ के नहीं देना चाह रहे हैं और अपने यहाँ जमा कर ले रहे हैं पूरे ग्रेन को, जिससे कि जब ग्रेन की कमी होगी तो ये हाई प्राइसेस में बेचेंगे। लेनिन ने सभी पीजेंट से बोला कि हम कोई हाई प्राइस नहीं कर सकते ग्रेन का, तुम्हें ग्रेन देना पड़ेगा, कंपल्सरी है ग्रेन देना। 1928 में स्टालिन ने अपनी पार्टी मेंबर से बोला कि जाओ और सुपरवाइज करो हर जगह, कहीं पीजेंट ग्रेन को छुपा तो नहीं रहे हैं, सभी को ग्रेन देना पड़ेगा। जो वेल टू डू पीजेंट थे, जिन्हें बोला जाता था कुलक्स, वहां पे स्टालिन ने रेड भी पड़वा दी थी। स्टालिन की इतनी कोशिशों के बाद भी सभी लोगों को रशिया में ग्रेन नहीं मिल पा रहा था, तो स्टालिन ने सोचा क्यों ना एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जाए। तो स्टालिन ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसका नाम था कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग स्टालिन ने बोला कि जितना भी लैंड है पीजेंट का, चाहे वो वेल टू डू पीजेंट हो जिन्हें कुलक्स बोला जाता है, उनसे उनका लैंड ले लिया जाएगा और सभी पीजेंट इक्वली यहाँ पे काम करेंगे और जो भी प्रॉफिट आएगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा सब में। और मॉडर्न फार्मिंग का यूज़ करके यहाँ पे मशीन यूज़ की जाएंगी जिससे कि ग्रेन ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो। 1929 में सभी पीजेंट को फोर्स किया गया कि तुम्हें यहाँ पर कलेक्टिव फार्म करना ही पड़ेगा, अगर कोई कलेक्टिव फार्म नहीं करेगा तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। ये सब देखकर पीजेंट ने अपनी ही लाइव स्टॉक को डिस्ट्रॉय कर दिया, जो भी कैटल थे सबको मार दिया। इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था पीजेंट को स्टालिन के इस प्रोग्राम पे कि अपना ही नुकसान कर लेते थे वो, क्योंकि स्टालिन को तो कुछ बोल नहीं सकते। तो स्टालिन जब देखता था ना कि कोई भी उसके ऑपोजिट है तो वो उसे जेल में डाल देता था। स्टालिन ने बहुत कोशिश की कि ग्रेन का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1930 से लेकर 1933 तक इतना ज़्यादा बैड हार्वेस्ट हुआ ना कि पूरे रशिया में भुखमरी छा गई और 4 मिलियन पीपल अपनी जान गंवा बैठे। स्टालिन के इस कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम को देखकर उसकी पार्टी के मेंबर उसे ही क्रिटिसाइज करने लगे कि ये तुमने गलत प्रोग्राम बनाया, इससे लोगों को नुकसान हो रहा है। तो जब स्टालिन ने नोटिस करा कि अरे ये तो मेरे ही मेंबर मेरे ही अगेंस्ट जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो स्टालिन ने कहा कि तुम क्रिटिसाइज कर रहे हो सोशलिज्म को, तुम मेरे अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहे हो, तो अब तुम पे चार्ज लगेगा सोशलिज्म के अगेंस्ट तुमने कॉन्स्पिरेसी करी है। और 1939 आते आते 2 मिलियन पीपल को जेल में डाल दिया या फिर लेबर कैंप में डाल दिया स्टालिन ने। वैसे देखा जाए तो स्टालिन के अगेंस्ट चाहे कोई भी हो, चाहे उसके मेंबर ही क्यों ना हो पार्टी के, वो उसे भी जेल में डाल देता था या फिर उसके साथ बहुत गलत होता था, टॉर्चर किया जाता था। द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर। ग्लोबल मतलब पूरे वर्ल्ड में रशियन रेवोल्यूशन का ये इफेक्ट पड़ा कि लोगों को ये तो लगा कि हाँ भैया सोशलिज्म से चेंजेस तो आए हैं, लेकिन लोगों को टॉर्चर भी तो किया गया, तो ये बात भी ठीक थोड़ी ना है, इसका मतलब सोशलिज्म का ये सही मेथड नहीं है। वर्ल्ड में काफ़ी सारी कॉन्फ्रेंस भी होती थी सोशलिज्म को लेके, जैसे एक कॉन्फ्रेंस है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल्स ऑफ द ईस्ट 1920 में इस्टेब्लिश हुई थी। और जो बोल्शेविक थे ना, वो भी कोशिश कर रहे थे कि पूरे वर्ल्ड में सोशलिज्म को फैलाया जाए। तो इनकी जो पार्टी थी उसका नाम था एन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टीज। यूएसएसआर में भी एक कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी बनाई गई जहाँ पे कम्युनिस्ट और सोशलिज्म से रिलेटेड एजुकेशन दी जाती थी। यहाँ पे लोग बाहर से पढ़ने आते थे जिनको भी इसके बारे में नॉलेज लेनी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर सोशलिज्म पूरे वर्ल्ड में काफ़ी अच्छे से फैल चुका था। ये थी इस चैप्टर की स्टोरी। अब देखना ये है कि सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर कौन कमेंट बॉक्स में बताता है मुझे। एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।